दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वह दिया हुआ है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। देखिए आप जानते हैं कि जयपुरी जो बोली है वह राजस्थानी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। इसका स्थानीय नाम क्या है, ढूढ़ाटी है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह जयपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर, दौसा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में जो मुख्यतः भाषा बोली जाती है वह ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला में पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वह होते हैं घोष। तो यहाँ पे देखिए जो ग दिया हुआ है यह तीसरा है, तो यह घोष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। स्वर का वर्गीकरण नहीं है यह पूछा गया है। तो देखिए हिंदी में स्वर में प्लुत भी होता है, ह्रस्व होता है, संयुक्त स्वर हो जाते हैं, लेकिन द्वित्व नहीं होता है। द्वित्व केवल वर्ण में होते हैं, जो होते हैं द्वित्व व्यंजन में होते हैं, वह स्वर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उसको क्या कहते हैं। तो जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे गुरु अथवा दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे गुरु यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है। प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम उत्थान की माना है समय वह संवत 1925 से 1950 तक। तो 1925 से लेकर विक्रमी संवत 1950 यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। यह बहुत चर्चित इतिहास ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक है बच्चन सिंह। यहाँ पे नामवर सिंह जो दिए हैं, नामवर सिंह की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा क्या है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा है वह विक्रमी संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो विकल्प यहाँ ए जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया वह अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। तो देखिए आगे जो हैं वह एक भी जीवनी नहीं लिखे हैं। रामविलास शर्मा जीवनी लिखे हैं। अमृत राय का प्रसिद्ध जीवनी कलम का सिपाही जो प्रेमचंद पे आधारित है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है जो शरद चंद्र पर आधारित है। लेकिन अज्ञे ने कोई जीवनी नहीं लिखा है, तो विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। तो यहाँ पे विकल्प सही होगा बी। अगर बात करें इनकी अन्य रचनाओं की, तो इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, यंत्र तंत्र सर्वत्र, यह सभी इनके व्यंग रचना है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है। तथैव जो शब्द है वह तथा प्लस एव से मिलता है, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो तथा प्लस एव जो विकल्प ए है वह क्या होगा, सही हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। अति प्लस आचार यह बनता है यड़ संधि में, तो अति प्लस आचार से अत्याचार बनेगा। तो सही यहाँ पे विकल्प जो है वह सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है मृगनयन में समास है। मृगनयन में समास है। देखिए मृग के समान नयन यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। ठीक है। विकल्प नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आँख खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख खोलना मुहावरे का जो सही अर्थ पूछा गया है वह क्या होगा? ज्ञान होना। ठीक है। आँख खोलना का मतलब ज्ञान होना। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने किया है? लाला श्रीनिवास दास ने किस ऐतिहासिक नाटक की रचना किया है? तो इनका जो ऐतिहासिक नाटक है वह संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर। जो विकल्प बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक यानी 1943 का जो सप्तक है उसे तार सप्तक कहा गया। उसमें से यह कौन कवि इसमें नहीं शामिल है? देखिए रामविलास शर्मा आते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध आते हैं, भारत भूषण अग्रवाल आते हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह इसमें नहीं आते हैं। तो विकल्प नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह यहाँ तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी तो उनकी रचना है, लेकिन यहाँ पे भारत हरण जो है वह देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। ठीक है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जो एकांकी जोक है वह एक किस तरह का एकांकी आपको बताना है। तो यह जो है वह सामाजिक व्यंग्य है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है यह कि दाहदन वणु रूप बनेगा, इससे प्रत्यय मिलकर के क्या बनेगा? ठीक है। इसमें सही जो हो जाएगा दायका हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किमियो ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति दी गई है, यह किसके द्वारा कहा गया और किसके लिए कहा गया? तो दुष्यंत ने शकुंतला के लिए यह कहा था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है मोदय रूप होगा। मोदय रूप होगा, मोदय किस रूप में बनेगा यह आपसे पूछा गया है। तो मुद धातु में लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा मोदय। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा। अगला विकल्प दिया है अग्नि राजते का सही संधि विच्छेद क्या है? अग्नि राजते का सही विच्छेद क्या होगा? अग्निर प्लस राजते। यहाँ रेप का लोप हो जाता है। अग्निर प्लस राजते यानी विकल्प ए सही हो। यह जो रेप है वह लोप हो जाता है संधि में, तो अग्नि राजते बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अशुद्ध है? पात्र और उसके रचना दिए गए हैं। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम, दमयंती उत्तर रामचरितम, सुदक्षिणा रघुवंश, वसंत सेना मृच्छकटितम। यह 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि सही जो गलत है वह कौन है। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि दमयंती जो है नैषधि चरितम की है पात्र है, लेकिन यहाँ पे उत्तर रामचरितम दिया गया, तो यह गलत है। तो सही उत्तर तो यही होगा। बाकी आप ध्यान रखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है शकुंतला है, रघुवंश की सुदक्षिणा है, मृच्छकटितम की वसंत सेना है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, देहाती दुनिया के रचयिता कौन है? यह प्रसिद्ध उपन्यास है शिवपूजन सहाय द्वारा। इन्हें भाषा का जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो शिवपूजन सहाय से उत्तर सी होगा। अगला विकल्प प्रश्न है गोदान उपन्यास है
देखिए गोदान जो उपन्यास है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी क्या है। देखिए नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास विधा है, इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। इनकी अन्य उपन्यासों की बात किया जाए तो 100 अजान एक सुजान, रस रहस्य, ये सभी इनके उपन्यास है। रहस्य नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक और 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, वह गोकुलनाथ हैं। ठीक है, गोकुलनाथ। ध्यान रखिएगा कि 252 वैष्णव की वार्ता में आचार्य विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है, जबकि 84 वैष्णव की वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सचिव वैद्य गुरु तीनों ज्यों प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीनी कर होहि बेगहि नाश। यह जो पंक्ति है यह किस कांड से है, रामचरितमानस के, यह पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो पंक्ति है वह जो दिया गया है वह सुंदर कांड से लिया गया है, तो सी विकल्प सही होगा। आप सभी जानते हैं रामचरितमानस में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास जो है राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है कि यह रसिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं। इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, रामाध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम। ठीक है, इनके प्रमुख रचना है। तो यहाँ पे राम भक्ति काव्यधारा सही हो जाएगा। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। तो यह आप जानते हैं कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखा था। विनय पत्रिका में 279 पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, यह एक गीत काव्य है, तो आप यह ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है यह पूछा गया है। तो मृगावती कुतुबन की रचना है। बाकी उस्मान की रचना चित्रावली है। कुतुबन की तो आप पता ही है, मृगावती, मंझन की मधुमालती और जायसी की पद्मावत प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न देखिए, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। यह ध्यान दीजिएगा। देखिए हाथ शब्द से हथियाना बना है, चिकना शब्द से चिकनाना बना है। यह नाम धातु क्रियाएं हैं, और नाम धातु क्रियाएं कहाँ पे होती हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो धातु क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी संज्ञा और विशेषण से बनने वाली जो धातु क्रिया होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखिए। देखिए कुटुंब शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। सेना स्त्रीलिंग है, मणि स्त्रीलिंग है, धरती स्त्रीलिंग है, लेकिन कुटुंब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन जो होता है बेले होता है। यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे करना बहुत कठिन होता है उसे दुष्कर बोलते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पुराण में एक प्रत्यय से युक्त होकर क्या बनता है। देखिए पुराण में एक प्रत्यय जब लगेगा तो क्या बनेगा, पौराणिक। ठीक है, विकल्प ए सही है। इसे धर्म में एक लगता है धार्मिक। ठीक है, ऐसे बनता है, तो विकल्प ए सही होगा। हानि का विलोम पूछा गया है, तो हानि शब्द का विलोम क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति की रचनाकार कौन है। देखिए अप्रवासी की यात्राएं जो है वह डॉक्टर नगेंद्र की यात्रा वृत्तांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक भी इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तंत्रालोक से यंत्रालोक, अप्रवासी की यात्राएं यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, यह पूछा गया प्रश्न है। देखिए देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था
गुजरात के गुर्जर वंशी राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे डी विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। विकल्प ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, रहीमदास। देखिए, बिहारी की बिहारी सतसई है, रसलीन का अंग दर्पण है, मतीराम का रसराज है और रहीमदास का बरवे नायिका भेद है। यह सभी बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय से है। विशिष्टाद्वैतवाद आप जानते हैं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे वह कौन सा है प्रश्न है, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जो संबंध है वह द्वैताद्वैतवाद से है। तो विकल्प यहाँ सही होगा सी। अगला प्रश्न है कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। तो यह प्रसिद्ध निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल के निबंधों की बात करें तो लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा भक्ति, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। यह देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी ललित निबंध संग्रह। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह प्रसिद्ध जो निबंध संग्रह है वह विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र। इनके अन्य निबंधों की बात करें, कदम की फूली डाल, मैंने सील पहुँचाई, चितवन की छाँ, आंगन का पक्षी, यह प्रमुख इनके निबंध संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है। भ्रमर गीत में संदेशवाहक के रूप में है। ठीक है, भ्रमर गीत जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत प्रसंग आता है, उसमें जो उद्धव है वह संदेशवाहक के रूप में है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा। विट्ठलनाथ ने कहा था। जब सूरदास की मृत्यु हो गई थी उस समय विट्ठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो हो सो लेओ। ठीक है, तो विकल्प डी सही होगा। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। कृष्ण के सूरदास हैं, राम भक्ति के तुलसीदास हैं। ठीक है, यह तो सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है घर की आय का हिसाब पिताजी रखते, आय का विलोम क्या हो। आय का विलोम व्यय होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है त्रिषुड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। त्रिषुड़ा शब्द का पर्यायवाची लिप्सा हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चिता और चिंता दो शब्द दिया गया, उसका सही अर्थ बताना है। चिता देखिए 100 जलाने हेतु लकड़ी का ढेर, और चिंता करना मतलब फिक्र करना, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे चिड़ियाँ दिखाई, यह विदुषी महिला है। देखिए यहाँ अंग अंग सजाए गए, जब अंग अंग हो जाता है तो एक वचन में हो जाता है। ठीक है, उसके अंग अंग सजाए गए, यह बात अगर आप कहें तो यह अंग अंग एक वचन में हो जाएगा। अगर ऐसे होता तो हो जाता कि उसका अंग अंग सजाया गया, लेकिन उसके अंग सजाए गए, एक होना चाहिए, तो इसलिए विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यूयम अपतत का हिंदी अनुवाद।
यूयम अपतत, तुम लोग गिर गए हो, तुम लोग गिर गए, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो झांसी की रानी जो उपन्यास है वह वृंदालाल वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो विराट की पद्मिनी, मृगनयनी इनके प्रमुख उपन्यास है। तो ऐतिहासिक है, डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। सन्यासी इलाशन जोशी का सही है, बसंती भीष्म साहनी का सही, आवारा मसीहा विष्णु मवका का सही, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो चित्रलेखा है वह किसका है, भगवती चरण वर्मा का, इसलिए यहाँ पे यह गलत है। तो सही उत्तर होगा डी। अगला विकल्प है गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। गोदान महानजी सभ्यता गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य है, गोदान सामाजिक शोषण का, यह दिया हुआ है जो आप देखिए बी विकल्प। यहाँ पे उपन्यास में मूलतः मालती की कथा, यह तथ्य क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपालदास गहमरी द्वारा लिखित है। गोपालदास गहमरी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है जासूसी उपन्यासों के उपन्यासकार गोपालदास गहमरी द्वारा रचित जो प्रेममयी यह है, ठीक है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज आदि इनके जासूसी उपन्यास है। तो सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है, सुरेंद्र वर्मा, विकल्प बी सही होगा। अगर इनके अन्य उपन्यासों की बात करें, ठीक है, तो इनके उपन्यास हैं कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, मेरी भवबाधा हरो, घरौंदे, अंधेरे के जुगनू, आखिरी आवाज़, ठीक है। यह सभी किसके हैं, रांगे राघव के। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद है। छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, चली गई, ठीक है। तो छात्रा अगच्छत, छात्रा अगच्छत जो सी विकल्प है वह सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न देखते हैं, बाकी के बचे हुए प्रश्न जो है वह अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।